नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। ये लाइनें जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसी देश के एक प्रधानमंत्री की थी। अगर आज वो जिंदा होते, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश की गवर्नमेंट उनके पास जाती और ये कहती कि इकोनॉमी गिर रही है, आप मेरी मदद करिए। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूं कि वो इस देश की मदद करते और जो रुपया आज गिर रहा है वो जरूर उठता। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि याद कर रहे होंगे लोग। जो भी इस देश के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जरूर याद कर रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि आई ऑनेस्टली बिलीव हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कॉन्टेम्प्रेरी मीडिया और फॉर दैट मैटर द अपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट। और सच में आप जो भी करें, जीते जी आप जो भी करते हैं, इतिहास जो है आपका बताता है कि आपने क्या किया है। उनको कई नामों से जाना गया और सबसे जो फेमस नाम उनको दिया गया था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये टैग उनके जीवन में रहा, जिंदगी भर उनके साथ रहा। और नेहरू के बाद जो है वो दूसरे प्रधानमंत्री थे जो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। और दूसरी बार जब वो सत्ता में आए तो अपोजिशन उनका विरोध कर रहा था कि इस बार जो है वो मौन रहते हैं, वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास पावर नहीं होती है, पावर किसी और के पास होती है। लेकिन जनता जो थी वो जान रही थी कि उनका किया एक एक काम जो है वो नजर आ रहा था। और यही कारण था कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। जब देश की इकोनॉमी डाउन हो रही थी, जब बहुत देश जो है मुसीबत में था, उस समय 7 पॉइंट समथिंग की ग्रोथ से हमारी जीडीपी बढ़ी। और कहते हैं कि आज तक उस ग्रोथ से नहीं बढ़ पाई। अब सवाल ये है कि कई सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि जब रात 8 बजे सोनिया गांधी जो थी वो राष्ट्रपति से मिलने गई थी, तो ऐसी कौन सी बात थी। सवाल ये भी है, क्या डर था सोनिया गांधी को, जो कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहती थी। इसके अलावा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिली थी तो ऐसा क्या था कि उन्हें बहुत जरूरी काम था, क्या काम था। सवाल ये भी है कि अब्दुल कलाम को जब वो मिली थी तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज क्यों थे। कहानी में आगे बढ़ते हैं। साल था 1932, 26 सितंबर। पंजाब का गाह इलाका, यहीं पर एक ड्राई फ्रूट सेलर के घर पर जो है, इसी गाह गांव में जो है एक लड़की का जन्म होता है, जो कि आज की डेट में वो गांव जो है पाकिस्तान में है। घर जो था वो मिट्टी का घर, उस वक्त मिट्टी के घर होते थे। 1932 के आसपास की बात है। बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, मतलब नॉर्मल फैमिली से। पानी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी। बताते हैं घर में करीब 10 भाई बहन थे, लेकिन पिता ने बच्चों की पढ़ाई पे जितना हो सका उतना कोशिश की। मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो किताबों के बेहद शौकीन थे। घर में 10 भाई बहन थे, काफ़ी शोर शराबा हुआ करता था। तो कभी वो खेत की पगडंडियों पे, कभी बाहर, कहीं भी उन्हें जहां भी मौका मिलता था वो पढ़ लेते थे। ये सारी चीजें चल रही थी। मनमोहन सिंह की जो शुरुआती पढ़ाई वो गुरुद्वारे में उन्होंने की। उसके बाद 1937 में जो है उन्होंने एक सरकारी स्कूल था उसमें एडमिशन ले लिया। और प्राइमरी सरकारी स्कूल था जिसपे 10वीं तक जो है उन्होंने वहीं पढ़ाई की। इसके बाद उनकी जो फैमिली थी वो
पेशावर आ गई और पेशावर में उन्होंने जो है खालसा अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की, जो भी वो 11th-12th उस वक्त पता नहीं क्या होता था, उसमें इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद ये सारी चीज़ें चल रही थी, उनकी पढ़ाई चल रही थी, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे थे ग्रेजुएशन के बाकी चीज़ों के लिए। गर्मियों का महीना था 1947, जून जुलाई का महीना था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। और जब देश आज़ाद हुआ तब पार्टीशन हो गया। उस पार्टीशन में पाकिस्तान बना और इसी पाकिस्तान की वजह से जो है उनका परिवार बिखर सा गया। उनकी पूरी फैमिली जो थी वो पाकिस्तान से जो है इंडिया आती है, इंडिया के हल्द्वानी में आकर वो रहने लगते हैं और यहाँ पर भी उनके पिता ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस शुरू करते हैं। फिर साल भर वो वहाँ पे रहते हैं, लगभग 6 महीने तक वहाँ पे रहते हैं। 1948 में वो हल्द्वानी से अमृतसर सेटल हो जाते हैं और अमृतसर पहुँचने के बाद जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं। 1948 में जब वो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी शुरू करते हैं तो 1952 के आसपास उनकी बैचलर की डिग्री हो जाती है और 1954 में जो है वो मास्टर्स कर लेते हैं। बताते हैं कि पढ़ने में अच्छे थे, जिसकी वजह से इनको 2 बार स्कॉलरशिप मिली और 2 बार स्कॉलरशिप का ही कमाल था कि एक हिंदुस्तान को एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट मिला, दुनिया को एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट मिला। अमेरिका जिन्हें सुनने की चाह रखता था वो ऐसे हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनको लोग सुनने की चाह रखते थे। पहला जो इंटर्नशिप मिला, जो उनका पहला स्कॉलरशिप मिली, उसमें जो है उन्होंने कैम्ब्रिज गए। उसके बाद दूसरी बार जो है वो ऑक्सफोर्ड गए जब उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वहीं से उन्होंने पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद वो देश वापस आते हैं अमेरिका से और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पढ़ाते रहते हैं, उसके बाद फिर उन्हें मौका मिलता है एज अ प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अपना नॉर्मल सी उनकी एक ज़िंदगी चल रही थी उस वक्त। बताते हैं गवर्नमेंट जॉब में इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं होता था, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी दौरान जो है जब वो पढ़ाते थे तो कहते ना पूत के पांव पालने में, मेहनती थे, इंटेलिजेंट थे, किताबों से मोहब्बत थी, जो वे ऑफ टॉकिंग था, एक्सेंट जो था, जो बोलने का तरीका था वो इतना मधुर था। आप खुद ही सुन सकते हो कि वो कितने प्यार से बोलते थे। उनकी जो वॉइस थी, उनकी जो टोन थी, उनका जो प्रेजेंट करने का तरीका था, लगता था कि एक प्रोफेसर है, लगता था एक इकोनॉमिस्ट हैं, लगता था एक पढ़े लिखे इंसान हैं और वो वाकई में पढ़े लिखे थे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ाते थे तो उन पर एक बार नज़र पड़ती है ललित नारायण मिश्रा की। ललित नारायण मिश्रा जो थे ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड से जो है इनका ताल्लुक था। इसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड के जो एडवाइजर के रूप में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है नियुक्त कर लिया जाता है। यहाँ नियुक्त होते इसके बाद जो है इनका लगातार जहां भी इनकी ज़रूरत होती थी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर इनको नियुक्त किया गया 1972 के आसपास। फिर 1982 से 85 तक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। 1985 से 1987 के बीच जो है ये डिप्टी चेयरमैन बने। अब लगातार जो है ये पब्लिक सर्विस में अपना कमाल कर रहे थे। किसी चीज़ जहां भी लगता था कि इकोनॉमी का किसी के पास कम ज्ञान है, डॉक्टर मनमोहन सिंह याद किए जाते थे। अब सरकार के अंदर जो है बड़े बड़े पदों पर ये रहना शुरू कर चुके थे। एक जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है वो ये था कि पीवी नरसिम्हा राव ने जो है मनमोहन सिंह को भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। और ये बताया जाता है कि उस समय जो है भारत जो था वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रहा था।
अब जब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इसके बाद जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, इसके बाद जो देश की ग्रोथ थी वो अचानक से बढ़ जाती है। जो इनके डिसीजन थे, जो इन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स में जो पीएचडी की थी, जो इनका अभी तक का एक्सपीरियंस था, वो अब देश के काम आ रहा था। 1991 में जो है बजट की पहली स्पीच में जो है इन्होंने विक्टर ह्यूगो को टैग किया था और उन्होंने कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। कोई भी ताकत उस आइडिया को नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है। और यही बताते हैं कि भारत ने पहली बार एक स्टेबल इकोनॉमी देखी थी और इसके बाद जो भारत की इकोनॉमी स्टेबल हो गई थी, सब कुछ स्मूथ चलने लगा था। इसी दौरान जो है 1992 में हर्षद मेहता स्कैम, या कह सकते हैं कि स्कैम 1992 उसको बोला जाता था, और ये बहुत बड़ा स्कैम था। 1.8 यूएस मिलियन डॉलर का स्कैम था। इसमें जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी क्रिटिसाइज किया गया, उसके वहां में जो लोग थे, इवन मनमोहन सिंह को भी क्रिटिसाइज किया गया। ये कहा गया कि सही से जांच नहीं हुई इस चीज की। जब ये हुआ तो 1993 में जो है मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। जब ये इस्तीफा देते तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उन्होंने इनका इस्तीफा, इनका रेजिग्नेशन लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें आपकी गलती नहीं है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सारी चीजें चलती रहती हैं। धीरे धीरे फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये प्योर राजनीति में इनको लाने की कोशिश की जाती है। खैर, मनमोहन सिंह वो थे जो कभी भी अपने काम के अलावा बाकी चीजें नहीं करना चाहते थे। 1999 में साउथ दिल्ली से ये चुनाव लड़ते हैं और इस दौरान ये देखा जाता है कि राज्यसभा के मेंबर वो लगातार रह ही चुके थे, लेकिन ये चुनाव हार जाते हैं। ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उनका नाम जो है एक प्रधानमंत्री के तौर पर आ सकता है। ये किसी को नहीं पता था। सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था। देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और आपको याद होगा कि उनके टाइम पे डॉलर की कीमत जो है 65-64 हुआ करती थी। साल 2004 आता है। जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे उनका मानना यह था कि इस बार जो है एनडीए सरकार, बीजेपी आएगी, क्योंकि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी उसको लीड कर रहे थे। उनकी स्पीचेस, वो बड़े बेहतरीन नेता थे। तो सारी चीजें हो रही थी, लेकिन संयोग से यूपीए सरकार फिर से जीतती है और अब यह तय करना मुश्किल था। सबकी नजर इस बात पे थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यूपीए के पास प्रधानमंत्री के लिए कोई बेहतरीन चेहरा नहीं था। धीरे धीरे सोनिया गांधी का नाम जो था वो लाइमलाइट में आना शुरू होता है। हर तरफ उनकी बात होना शुरू हो जाती, क्योंकि राजीव गांधी की मौत हो चुकी तो उस वक्त वही अध्यक्ष थी पार्टी की। अब जब ये बात बाहर आती है तो जो अपोजिशन था वो साफ तौर पर इसका विरोध करने लगता है। उनका कहना यही था कि सोनिया गांधी जो है, उनके ताल जो है, उनका जो बर्थ प्लेस है, उनकी जो सोल है वो इटली की है। सो अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उनमें सबसे बड़ा विरोध जो कर रही थी वो सुषमा स्वराज कर रही थी। सुषमा स्वराज ने यहां तक ये कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपना सर मुड़वा लेंगी। अब ये सारी चीजें जब चल रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी, इस दौरान ये देखा गया कि कांग्रेस के लोग भी चाहते थे कि सोनिया गांधी जो है वो प्रधानमंत्री ना बने। इसलिए नहीं चाहते थे कि वो इटली से थी, इसलिए नहीं चाहते थे कि वो जो है उनका ब्लड जो है वो इटली का, इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनका बर्थ प्लेस इटली का है। इवन यहां तक एक नटवर सिंह थे जो कि एक्सटर्नल मिनिस्टर थे उस वक्त। उनकी एक किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ, उसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जो हैं
वो भी ये चाहते थे कि उनकी मदर जो उनकी मम्मी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ना बने। ठीक है, मतलब बीजेपी के लोग चाहते ही थे, कांग्रेस के लोग चाहते थे, सोनिया गांधी का खुद का बेटा भी यही चाहता था कि वो प्रधानमंत्री ना बने। उसके पीछे रीजन था कि राहुल गांधी ने देखा था उनकी दादी, उनके पिताजी इसी सीट पर विराजमान थे जब उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की उम्र भी उस वक्त कम थी और उन्हें इस बात का डर था कि वो अपनी माता जी को ना खो दें। खैर, एक तरफ विरोध हो रहा था, फिर धीरे धीरे जब विचार किया गया इन सारी चीजों पे तो एक नाम निकल के आता है और वो नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ एक समस्या थी कि वो बहुत ज़्यादा जो एक नेता के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं थी उनके अंदर। वो बहुत ही दिल के साफ इंसान थे, वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे, वो एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे। और एक नेता की क्वालिटीज़ आपको पता है कि उसको झूठ बोलना आना चाहिए जो कि उन्हें नहीं आता था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मनमोहन सिंह के अंदर नहीं थी। वो एक ऑनेस्ट पर्सन थे, वो एक प्योर हार्ट पर्सन थे। इसके अलावा वो एक लिमिटेड टॉपिक्स पे बात करते थे क्योंकि उनको पता था कि जो बात वो कर रहे हैं आधों को तो समझ में नहीं आने वाली। वो देश की ग्रोथ पे काम कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी। तो एक प्रॉपर टिपिकल लीडर बनने की जो कैपेबिलिटी होती है वो उनके अंदर नहीं थी। खैर, जब उनका नाम सामने आता है उसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, 18 मई की सुबह उनके पास एक संदेश जाता है और ये कहा जाता है कि दोपहर 12 बजे के करीब सोनिया गांधी जो है वो उनसे मिलना चाहती हैं। अब कलाम साहब बड़े साधारण इंसान थे, राष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने साधारण सी जिंदगी जी थी। उन्हें लगा कि सोनिया गांधी जो है वो अकेली आएंगी, लेकिन वो सरप्राइज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनके साथ जो है मनमोहन सिंह भी थे। लेकिन उनको अभी तक भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मनमोहन सिंह जो है आने वाले प्रधानमंत्री हैं। वो एक सपोर्टिंग लेटर होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो वो बताते हैं कि जब वो वहां पहुंचती है तो वो कहती हैं कि मैं अभी अपने साथ सपोर्टिंग लेटर नहीं लेके आई हूं, कल आऊंगी तो मैं आपको सपोर्टिंग लेटर दूंगी आके। कलाम साहब कहते हैं कि अगर आप आज ही ले आती तो मैं आज ही पूरा जो भी काम था वो कर देता। इवन कहते हैं कि अगर आप आज भेज देती तो मैं कर आपको पूरा काम कंप्लीट करके दे दूंगा, जो भी साइन होने या बाकी जो चीजें होनी है। इधर ये देखा जाता है कि उनके द्वारा उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी जो है प्रधानमंत्री बनेंगी, तो उन्हीं के नाम पर एक लेटर टाइप कर दिया जाता है, जो भी स्पीच होती है, जो भी शपथ का वो होता है, बाकी सारी चीजें। इसके बाद शाम को एक मैसेज कलाम साहब के पास दूसरा पहुंचता है और कहा जाता है कि सोनिया गांधी जो है वो दोबारा आपसे 8 बजे शाम को मिलना चाहती है। फिर से वो पहुंचते हैं वहां, फिर से सोनिया गांधी वहां पहुंचती हैं। इस बार फिर से मनमोहन सिंह साथ में थे, लेकिन जो सपोर्टिंग लेटर था वो सोनिया गांधी के नाम पर ना होकर मनमोहन सिंह के नाम पर था। और अब जो है कलाम साहब बहुत ज्यादा ही सरप्राइजिंग थे। सोनिया गांधी कहीं भी जिक्र नहीं कर रही थी खुद का कि वो उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। ये उनके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। इवन अपनी किताब कलाम साहब ने एक लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उस वक्त लोग क्या कह रहे थे कि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मनमोहन सिंह है, लेकिन हेड ऑफ पावर जो थी वो सोनिया गांधी के हाथ में थी। ऐसी बहुत सारी चीजें लोगों ने कही। खैर, बाद में जब प्रधानमंत्री बनते हैं, आपने देखा होगा एक वाइट कुर्ता पैजामा और इसके अलावा ब्लू कलर की पगड़ी उन्होंने पहन रखी है, उसमें वो शपथ ले रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े डिसीजंस लिए, जनता उनकी मुरीद हो गई। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये लाने वाले जो हैं मनमोहन सिंह थे।
RTE राइट टू एजुकेशन, ये भी मनमोहन सिंह लाते थे। मनरेगा मनमोहन सिंह की देन थी। ये सारी चीजें हो ही रही थी। उधर अब ये तय हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक तरफ मनमोहन सिंह को कई लोग जो है, कई अपोजिशन के लोग, मोहन क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे, ऑथेंटिक बोलते थे, इस बात पर जो है उनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा। इवन यूएस के साथ एक न्यूक्लियर डील उन्होंने की थी, लेकिन इसके लिए भी कहा जाता है कि उनको अपनी पार्टी के अंदर जो है वोटिंग करानी पड़ी कि इस बात को सीक्रेट रखा जाए। उन्होंने यहां तक ये कहा कि ये जो न्यूक्लियर डील है ये भारत के लिए बहुत क्रूशियल है। खैर, इसके लिए उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन जनता समझ चुकी थी कि पॉलिटिकली कितना भी क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन उनका जो काम था, उनका जो काम करने का तरीका था, वो जो RTE RTI और जो मनरेगा लेकर आए थे, उससे दुनिया ने देखा था कि उन्होंने भारत को सशक्त बनाया है, भारत को जो है एक ताकतवर नेशन बनाया था। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी उस वक्त, यहां तक कि उस वक्त के जो बीजेपी के टॉप लीडर्स में से एक लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि मनमोहन सिंह इंडिया के वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 2014 में उनका टर्म खत्म होता है। आप सबको पता है उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, उसके बाद वो सत्ता में आते हैं। जब वो सत्ता से हटते हैं, उसके बाद जो है पब्लिक लाइफ से उन्होंने खुद को कट कर लिया था, अपनी वाइफ के साथ समय बिताना और यही सब चलता रहा। उन्होंने उसी दौरान ये लाइन कही थी कि आई ऑनेस्टली बिलीव हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्प्रेरी मीडिया और फॉर दैट मैटर द अपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट। यहां तक उन्होंने कहा था कि लोग मुझे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जरूर कहते हैं, लेकिन आई वॉज ऑल्सो एन एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन आपने मेरे काम देखे होंगे कि मैंने किस तरीके से किए। खैर, 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज वो जिंदा होते तो इस देश की सरकारें जो है उनके पास एडवाइस लेने जाती कि रुपए की कीमत जो है वो 95-97 पहुंच चुकी है, अब बताइए कैसे कम की जाए।